अरे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और अभी जो होगा सो आपका चैप्टर जो होगा ये 5.1 चैप्टर होगा। यानी ये चैप्टर जो है ना सो ये काफी नया चैप्टर है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो उस समय ये चैप्टर नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ना सो दिया हुआ है तो कोई समस्या नहीं। इस चैप्टर को जो है बहुत आसानी से जो है ना समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, पढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है ना एक बार जरूर से शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये किताब और कॉपी और पेन ये आपके पास होना चाहिए। पेज नंबर आपका है 108। ये पेज नंबर जो दिया है सो आपका पेज है 108। ये पेज नंबर 108 में ये आपका एक्सरसाइज जो है ना सो 5.1 है। और इस एक्सरसाइज में आपका जो सवाल है ये सवाल आएगा आपको समांतर श्रेणियां से सवाल आएगा। तो चलिए जो है ना सो समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप ये कहेंगे कि भाई समांतर श्रेणी होता है क्या? तो यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी आप कहेंगे किसको? तो जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी यदि आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे कि जिसके पदों के बीच का अंतर यदि समान होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी को ही जो है ना अंग्रेजी में एपी कहेंगे और एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक्स प्रोजेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन होता है, यानी एपी का पूरा नाम जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर समझिए, इसी को जो है ना शॉर्ट में एपी कहा जाता है। अब मैं आपको जो ये बताया कि ये समांतर श्रेणी यानी जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये समांतर श्रेणी का उदाहरण जैसे देखो यहाँ पर, जैसे ये पहला है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे करके आगे चला जाए तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पदों के बीच का अंतर यानी दो गो पदों का भी। जैसे देखिए यहाँ पर 2 4 है तो 2 4 है तो इस दोनों के बीच में अंतर 2 का है कि नहीं है। 4 6 है, इस दोनों के बीच में अंतर 2 का है कि नहीं है। 6 8 है, इस दोनों के बीच का अंतर 2 है कि नहीं है। 8 10 है, इस दोनों के बीच का अंतर 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आगे भी आप जाओगे तो 16 है, 18 है, 20 है, 22 है आएगा। तो ये हो गया कौन श्रेणी में? तो ये हो गया समांतर श्रेणी में। इसको क्या कहेंगे? कौन श्रेणी कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। उसी तरह दूसरा का एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 है और 6 है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 है। 6 3 है, इस दोनों के बीच का अंतर 3 है। 9 12 है, इस दोनों के बीच का अंतर 3 है। 12 15 है, इस दोनों के बीच का अंतर 3 हो रहा है। और आगे भी लगातार ये 3 करके बढ़ता जा रहा है। तो अंतर समान तो है ना। जब अंतर समान होगा तो कौन श्रेणी कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। यानी दूसरा नंबर एग्जाम्पल भी समांतर श्रेणी में है। अब तीसरका में देखिए, ये यहाँ आप सबसे पहले अंतर निकालेंगे और अंतर समान होगा तभी वो समांतर श्रेणी में होगा। और समांतर श्रेणी का मतलब एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए 1 और 5 है, 1 5 है ना, इस दोनों के बीच में आप अंतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4 का अंतर होगा। 5 3 है तो 5 3 के बीच में आप अंतर निकालोगे तो कितना? 2 का अंतर हो जाएगा। यहाँ 9 3 है, इस दोनों के बीच में आप अंतर निकालोगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए अलग अलग अंतर आ रहा है। और जब अलग अलग अंतर होगा तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगा, यानी एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप कैसे समझेंगे कि एपी में है कि नहीं है? तो उसके लिए आपको सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। और सार्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। जैसे ये जो सूची दिया हुआ है तो इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 देखिए सवाल आप बनाओगे ना अब इसके बाद तब आसानी से समझ में आएगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 है तो आप कहेंगे कि सर जी A1 किसको माने? तो A1 बराबर होता है पहला पद। A1 बराबर क्या होता है? पहला पद। A2 बराबर होता है दूसरा पद।
ऐसे ही करते करते A3 A4 A3 होगा तो तीसरा पद, A4 होगा तो चौथा पद, A5 होगा तो पांचवा पद, जितना जाएगा आगे ना उतना नंबर बढ़ता जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पर ये D हो गया ना, और D बराबर होता है A2 घटे A1, यानी अगला पद घटे पिछला पद। जैसे यहाँ पर देखिए आपको बताए ना, आपने 2 है, पहला पद 2 है और दूसरा का पद 4 है, तो 2 में से 4 थोड़ी ना घटाए हैं, 4 में से ना 2 घटाए है जी। देखिए A1 बराबर इसमें 2 है कि नहीं है, A2 बराबर 4 होगा कि नहीं, यानी पहला पद 2 है और दूसरा का पद ना 4 है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा A2 घटे A1 बराबर A2 का मान कितना है 4 ना, तो 4 घटे 2 बराबर हो जाएगा 2, यानी D का मान 2 आया, यानी सार्व अंतर 2 आया। और यहाँ पर देख लीजिए पूरा में अंतर जो है 2 का आएगा, इसीलिए यह AP में दिया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए इस एक्सरसाइज में जो पहला नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है, इसको जो है ना आप इत्मीनान से पढ़िए, आपका दिमाग बा और शरीर दोनों एक जगह पे होगा, तभी आप समझेंगे, न तो समस्या होगा। और यही पहला का 4 नंबर जो सवाल है ना, 1 नंबर क्वेश्चन में 4 गो सवाल दिया है, यही थोड़ा आपको यहाँ पर दिमाग को जो है यूज करना पड़ेगा। इसके बाद जितना सारा सवाल आएगा ना उसको आप हवा में उड़ा दोगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कह क्या रहा है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा देता होगा। कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जैसे आप मान लो यहाँ पटना है और पटना से आप देश की राजधानी दिल्ली जाना चाह रहे हैं, देश की राजधानी यहाँ बिहार की राजधानी पटना से आप देश की राजधानी दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी आप पहला किलोमीटर चलेंगे, प्रथम किलोमीटर यानी यहाँ 0 है तो यहाँ से यहाँ पाओगे तो 1 किलोमीटर, इसके बाद फिर आप आगे जाओगे दूसरा का किलोमीटर, इसके बाद फिर आप आगे जाएंगे तीसरा का किलोमीटर। तो क्या कह रहा है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, तो यहां से लेकर के यहाँ का किराया क्या रुपया है, 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा बढ़ रहा, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यहाँ पे देखिए आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपया लगेगा, और जब ये दूसरा किलोमीटर चल जाएंगे तो 8 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दूसरा किलोमीटर आएंगे तो 15 में 8 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 23 रुपया। और जब 2 किलोमीटर के बाद आप तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 रुपया। यानी ये किराया जो है ना प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ रहा है। मैं तो डायरेक्ट सवाल पढ़ा, लेकिन ऊपर में देखिए लिखा है, कहता निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है, और यदि है तो क्यों है, यही आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं हल। लिखिए प्रथम, देखिए लाइन कट गया, मैनेज करिएगा। प्रथम किलोमीटर का, ये तो तय है कि जितना गर्मी रहेगा ना उतना लाइनवो कटेगा, आज ठंडी के मौसम में उतना लाइन का आवश्यकता नहीं है, तो भर दिन भरा देगा, लेकिन अभी लाइन का जरूरत है। तो देख लिए अपना वो भी जो है ना नौटंकी दिखा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर क्या रुपया दिया है, 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर का किराया यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो 15 रुपया। इसके बाद देखिए कह रहा है कि अतिरिक्त 8 रुपया, तो अतिरिक्त किराया लिख देते हैं, अतिरिक्त किराया बराबर 8 रुपया। अब पहला किलोमीटर आप चलेंगे, प्रथम किलोमीटर आप चलोगे तो 15 ही रुपया लगेगा, और जब ये पहला किलोमीटर से दूसरा किलोमीटर में जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे दूसरा किलोमीटर का या दूसरे या द्वितीय किलोमीटर का, जो आपको लिखना लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर, तो पहला का था 15,
जब भी आप दोसरका में जाएंगे तो अतिरिक्त हो गया, तो 8 जोड़ देंगे तो कितना रुपया हो गया, 23 रुपया हो गया। और आपको एपी जांच करने के लिए कम से कम 3 स्टेप आगे चलना पड़ेगा। तो लिखेंगे तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर, तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर, तो आप 2 किलोमीटर जाओ तो 23 रुपया, तो तीसरका जाएंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 31 रुपया न हो जाएगा। तो आपका सूची ये कैसा बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सूची। अब यहाँ पर देखिए, आप पहला किलोमीटर चले हैं तो 15 रुपया, दूसरका किलोमीटर चले तो 23 रुपया, आप तीसरका किलोमीटर पर आए हैं तो रेट तो बढ़ रहा है ना, 23 8 31 होगा ना। तो अब यहाँ पर देखिए A1 का मान क्या होता है, A1 बराबर होता है पहला पद, देख लो भाई यहाँ पे लिख लीजिए, A1 बराबर प्रथम पद, A2 बराबर द्वितीय पद या दूसरा पद, A3 बराबर तीसरा पद, A4 बराबर चौथा पद, और D बराबर होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो यहाँ A1 बराबर हो गया 15, A2 बराबर हो गया 23, A3 बराबर हो गया 23, सॉरी 23 नहीं, यहाँ पे 31 न होगा, यहाँ पे 31 होगा, यहाँ भी 31 होगा। तो अब आप निकालोगे D1 बराबर, D1 का मान क्या होगा, D1 बराबर क्या होता है, A2 घटे A1, तो A2 घटे A1 बराबर A2 का मान कितना है 23 है ना, तो 23 घटे 15 बराबर 8, और D2 बराबर, अब D2 बराबर देखिए D1 बराबर A2 घटे A1, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 घटे A2, A3 घटे A2, तो A3 का मान आपको 31 है, तो 31 घटे A2 का मान 23 है, तो 23 दोनों को घटाएंगे तो देखिए 8 आया ना, यानी दोनों का अंतर समान हुआ कि नहीं हुआ। जब दोनों का अंतर समान हो गया, इसका मतलब ये किस कंडीशन में है, एपी में है कि नहीं है, ये आप बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर D2, D1 बराबर D2, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। जब सार्व अंतर समान होगा तो यह एपी में होगा ना, इसीलिए यह एपी में, इसीलिए यह एपी में है। हो गया कंप्लीट, यह आपका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बताइए कहीं आपको समस्या है, और यदि समस्या नहीं हुआ, आपको लगता है कि सर जी हम समझ गए, तो एक बार आप लोग सभी आदमी लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या दिया है, ये पहला का पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन जो है ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित, माने कोई बेलन है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर देखिए एक कोई बेलन है, एक जो है ना सो ये कोई बेलन है, उसमें हवा भरा हुआ है। क्या भरा है भाई, हवा भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखो भाई इसमें हवा भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा, कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लीजिए कि इस बेलन में जो भी हवा भरा हुआ है, कहता जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यहाँ पे आपको समझना होगा, यदि इसमें जो हवा भरा हुआ है उसमें आप एक बार पंप करेंगे यानी दबाएंगे तो 1/4 भाग हवा को जो है ना सो बाहर कर देता है। अब जो हवा बच गया फिर आप दबाएंगे तो फिर 1/4 भाग बाहर कर देगा, फिर जो बच गया अब फिर आप दबाओगे तो 1/4 भाग बाहर हो जाता है। चलिए नहीं समझ में आता है ना, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं एक पेपर की सहायता से। देखिए मान लो यहाँ पे देखो, इधर
मान लीजिए कि एक पेपर है, ठीक है, मैं इसको जो है ना सो मोड़ता हूं। अब यहां पर देखिए, यदि कहे कि मान लो कि ये जो इसका लंबाई जो भी है, ठीक है, यदि एक बार मैं इसके ऊपर ऐसे हिट किया या प्रहार किया तो इसका जो भाग है उसका 1/4 भाग कट के हट जाता है। तो मान लीजिए कि एक बार मैंने प्रहार किया तो 1/4 भाग ये इतना कट गया, ठीक। अब जो बचा इस पर फिर मैं एक बार वार करूंगा तो इसका 1/4 भाग, अब जो बच गया है उसका 1/4 भाग फिर कटेगा। वही ना सवाल इसमें दिया है कि कहता है कि जो बेलन में हवा भरा है एक बार आप दबाएंगे तो 1/4 भाग बाहर हो जाता है। अब जो बच गया उसमें फिर आप दबाओगे तो 1/4 भाग बाहर होता है। यानी जितना बार आप दबाएंगे उतना 1/4 भाग जो है ना सो बाहर हो रहा है। तो चलिए ना अब सॉल्व करते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो अब लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे, यहां पर आप क्या लिखोगे, हल लिखेंगे और आप बनाना प्रारंभ करिए। तो जब भी आप बनाएंगे तो आपको तो मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर एक। बेलन में हवा की मात्रा मान लेते, एक ही मान लेते हैं, आपको जो मानना है एक्स वाई भी आर जो आपको मानना है मान सकते हो। चलिए मैंने एक मान लिया। अब आपका सवाल क्या कह रहा है, एक बार पंप करने पर 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो यहां पर लिखेंगे एक बार पंप करने पर 1/4 भाग हवा बाहर निकलती है। एक बार पंप करने पर हवा 1/4 भाग बाहर निकलती है। तो जब 1/4 भाग हवा जो है ना सो बाहर निकल जाती है तो आप यहां पर लिखोगे एक बार पंप करने पर बेलन में बची हवा। देखिए यहां पर बेलन में टोटल हवा एक है, एक बार पंप करेंगे तो 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एक बार बेलन में पंप करने पर बची हवा बराबर बची हवा। अब यहां से अब सवाल समझते हैं, कुल हवा एक है तो एक बार आप पंप करोगे तो 1 का 1/4, समझे। टोटल हवा एक है, आप पंप कर रहे हो तो 1/4 भाग क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो 1 का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 घटे 1/4 हुआ ना। अब ये भिन्न घटा हो गया तो 4 घटे 1 बराबर 3/4। यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर एक जो है ना सो एक हो जाएगा A1 का मान, A1 बराबर हो जाएगा, यानी पहला पद ए हो जाएगा और ये दूसरा का पद हो जाएगा। यानी अब बेलन में कितना हवा बचा, 3/4 भाग। बेलन में 3/4 भाग बचा। तो एक बार आपने पंप किया तो 1/4 भाग निकल करके बच गया इतना। तो लिखेंगे दूसरे बार पंप करने पर बची हवा बराबर दूसरे बार बेलन में पंप करने पर बची हवा बराबर। अब दूसरा बार आप यदि पंप कर रहे हैं तो इसका 1/4 जो शेष बच गया उसका 1/4। तो 3/4 घटे 3/4 का 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पर 3/4 घटे 3 बट्टा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 4 चौका 16। अब आप बनाइएगा 4 16 का एलसीएम 16। तो 4 चौका 4 तिया 12 यहाँ पे हो जाएगा। 16 से 16 कट गया तो यहाँ 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बट्टा कितना हो गया, 16 हो गया ना। 9/16 तो आ रहा है। अब ये 16 जो आ रहा है यहाँ पर देखिए, तो एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ और एक ये आ गया।
तो सूची जो है आपका तो बन गया ना, एक बार पंप किया तो शेष हवा 3/4 हुआ, दूसरका बार पंप किया तो शेष हवा 9/16 हो गया। यदि फिर आप पंप करोगे, देखिए अब आपको इससे आगे अब जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको यहीं से बन जाएगा। लेकिन मन नहीं कहिएगा कि सर जी हमें और आगे जाना है, तो आप 9/16 में ये जो शेष हवा बच गया फिर इस बार एक बार पंप कर दीजिए। यदि आप करेंगे तो फिर 9/16 घटे 9/16 का 1/4 निकाल लेंगे, भिन्न घटा कर देंगे, जो होगा वही बच जाएगा। अब उतना आवश्यकता नहीं है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे सूची बराबर 1 3/4 और 9/16 हो गया। 9/16 यानी पहला पद 1 हो गया, तो A1 बराबर 1, A2 बराबर 3/4 और A3 बराबर 9/16 हो गया। तो अब क्या करना है, अब बताइए सार्व अंतर यानी D1 का मान, D का मान निकालना है। तो लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 3/4, तो 3/4 आ घटे A1 का मान 1 है, तो 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। तो 4 1 कैल्शियम 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 न होगा, 4 होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी -1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब इधर आइए D2 का मान निकालो। D2 का मान आप निकालोगे तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना 9/16, तो 9/16 आ घटे A2 का मान 3/4, तो 3/4 फिर कर दीजिए भिन्न घटा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 आ 4 चौका 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 से आप भाग दोगे 16 में तो कितना 4 होगा ना, 4 को 3 से गुना करिए तो 12, तो बराबर हो गया यहाँ पे -3/16, यहाँ पे 1/4। तो यहाँ पर देख लो, इधर आइए, इधर आइए, जगह नहीं है, इधर आइए, तो D1 बराबर नहीं है D2, देख रहे हैं ना, यहाँ 1/4 है, यहाँ 3/16 है, तो सार्व अंतर बराबर नहीं है, यानी ये भी आप लिख सकते हैं कि सार्व अंतर असमान है, इसीलिए यह AP नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए, आप नहीं भी लिखेंगे तो टेंशन नहीं है, लेकिन काहे नहीं लिख देंगे, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है। हो गया, दूसर का नंबर भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार में नहीं आ रहा है तो आप जो है ना क्लास को लगातार करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। जो लोग सफर में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिले भी उन्हीं के पीछे चलती है। समझे? अभी समस्या हो रहा है ना, आप अकेले निकले हो सफर में, आपके जो है ना आगे पीछे कोई न चलने वाला है। हाँ, जब आपको सफलता मिल जाएगा ना तो आपसे आगे नहीं, आपसे पीछे सब चलेगा। तो मेहनत आपको अकेला ही करना पड़ेगा, आपके लिए ना आपके माई बाप कोई नहीं आएगा। तो ये कामा नंबर है, दूसर का नंबर है। चलिए इसी के साथ तीसर का नंबर को भी देखते हैं। तीसर का नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है बबुआ, एक बार पढ़ के आप सुनाइए। आप हमें जो है ना सो तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ करके सुनाओ कि तीसरा नंबर सर जी ये कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, देखिए क्वेश्चन ही पढ़ना सबसे बड़ी समस्या हो जाता है। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ने वक्त धर धरा के पढ़ दिया तो मैंने आप समझा क्या, कुछ नहीं समझेंगे। तो क्वेश्चन को आप अस्थिर से पढ़िए। कहता प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो। यदि मान लीजिए एक कुआं है, एक कुआं यहाँ आपको खोदना है,
अब यहां से आप खोदना प्रारंभ करेंगे तो ऊपर में तो धराधर खोल देंगे, लेकिन धीरे धीरे नीचे जब जाएंगे ना, बड़ा टफ काम होगा खोदना। हाँ, गर्मी के मौसम में तो हालत खराब हो जाएगा। तो कह रहा है क्या, प्रत्येक मीटर, यदि आप 1 मीटर गड्ढा खोदते हो तो क्या रुपया खर्चा होता है, 150 रुपया। तो प्रथम मीटर का खर्च ये भी आप लिख सकते हो, या प्रथम मीटर खुदाई की लागत आप ये भी लिख सकते हो 150 रुपया। जब ये आप दोसर का मीटर खूनेंगे तो 50 रुपया बढ़ जाता है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, यदि आपने यहाँ पे यहाँ से लेकर 1 मीटर यहाँ तक खोदा तो 150 रुपया, यहाँ से लेकर फिर आपने यहाँ पे आया तो दोसर का मीटर में आपने प्रवेश कर गया तो आपका चार्ज बढ़ जाएगा। तो 50 रुपया चार्ज बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तीसरका मीटर में आपने आया तो फिर 50 रुपया बढ़ेगा, यानी चार्ज हो जाएगा 250। फिर आपने अगला में आया, फिर आपका चार्ज बढ़ेगा 50 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 300। यानी ऐसे ही जो है ना सो चार्ज बढ़ रहा है का कुआं खोदने का। तो तीसरा नंबर सवाल आप यहां पर देखिए, यहां पर लिखिए हल। आप देखिए, यदि आप वो नहीं लिखना चाहते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी सूची जो है ना सीधा बना सकते हैं। 150, 200, 250, बस हो गया। अब सीधा आप जो है ना सो डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान समान होगा तो एपी में है, डी का मान समान नहीं होगा तो एपी में नहीं है। नहीं, यदि आप थोड़ा और झुमका उसमें लगाना चाहते हैं, बिंदी लगाना चाहते हैं, झुमका बिंदी, तो लगा लो, लीजिए, लिखिए। आपको लिखना पड़ेगा प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना हो रहा है, 150 रुपया है। जब ये आप उससे आगे जाएंगे, अतिरिक्त खुनाएंगे, अब 150 रुपया कहता है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत। 1 मीटर आपने खोदा तो 150 रुपया, अब इसके बाद 1 मीटर और आपको मन है खुदाने का तो 50 रुपया तो बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे 150 रुपया, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150, तो लिखेंगे दूसरा मीटर या द्वितीय मीटर, दूसरे लिख देते हैं, दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 में 50 जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 150 जोड़ 50 बराबर कितना रुपया, 200 रुपया। तो दूसरा काम हो गया। तीसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर, अब दूसरा 2 मीटर में 200, तो तीसरा मीटर में फिर 50 रुपया बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 250। बस हो गया, अब आगे नहीं चलना है। लिखेंगे सूची, सूची क्या है आपका, 150 हुआ, 200 हुआ और 250 हो गया, यही ना है। 150 हुआ, 200 हो गया, 250 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है, यानी सार्व अंतर निकालना है। यदि अंतर समान होगा तो एपी में होगा, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला पद आपका क्या हो जाएगा, पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा का ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो पहला पद को आप A1 से सूचित करते हैं, तो A1 बराबर 150। दूसरा का पद को A2 से सूचित करते हैं, तो A2 बराबर हो जाएगा 200। और तीसरा का पद को A3 से, तो कितना हो जाएगा, 250 हो गया। तो D1 बराबर, यानी आप D1, तो D1 बराबर क्या होता है सूत्र, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे आप लिखोगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 200, तो यहाँ पे 200। A1 का मान कितना है, 150, तो 150। दोनों का आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा अंतर, 50 का अंतर होगा कि नहीं होगा, 50 का हो गया। अब D2 का मान निकालिए, D2 का मान आप निकालेंगे तो D3 माइनस D2, सॉरी D3 ना, A3 होगा, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, 250 है, तो 250। A2 का मान 200 है, तो यहाँ पे 200, तो घटा दोगे, 250 में से 200 जाएगा तो कितना, यहीं पे लिख देते हैं 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, यानी
सार्व अंतर समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। तो आप लिखेंगे D1 बराबर D2, यानी सार्व अंतर समान है। आप लिख दीजिए यहां पर सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब एगो क्वेश्चन और बचा है इस नंबर में, समझ गए ना? जिस तरह सूर्योदय होते ही चंद्रमा की चमक फीकी पड़ जाती है, उसी तरह दूसरों की मदद लेने से खुद की मजबूती खो जाती है। तो भाई आप किसी दूसरे व्यक्ति से बचिए मदद लेने की। दूसरे व्यक्ति से जब आपका दिन खराब चलता हो तभी आप लें। यदि थोड़ा सुधार हो गया है तो मदद लेना बंद करिए। यदि आप मदद लेंगे तो फिर समस्या हो जाएगा। जैसे ये सवाल है हमने सॉल्व कर दिया, तो अब आप कोशिश करिए कि हम खुद से सॉल्व करें। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। पहला ही क्वेश्चन का जो है ना सो चौथा नंबर क्वेश्चन। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको ये बताना है, सॉल्व करके बताना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे, और इस सवाल को बनाने में जो है ना सो आपको एगो सूत्र का आवश्यकता पड़ेगा, और वह सूत्र है, आप याद रख लीजिए, आपको याद भी होगा ये ब्याज बराबर क्या होता है, ये आपको जानकारी ही होगा, आप पढ़े होंगे 7वां 8वां में। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। इस सूत्र का जो है ना सो आपको इस सवाल में प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10,000 रुपया देता है, तो लिखेंगे प्रथम आप इसमें लिखेंगे प्रथम वर्ष की राशि बराबर, प्रथम वर्ष की राशि बराबर, प्रथम वर्ष की राशि आपको कितना दे रहा है, 10,000 रुपया दे रहा है, और रेट आपका कितना है, यहाँ पे देख लीजिए रेट आपको 8%। तो आप लिखेंगे दर बराबर 8%। समय देखिए कह रहा है प्रत्येक वर्ष वार्षिक है, तो एक वर्ष, वार्षिक का मतलब 1 साल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कहता 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आप लिखेंगे, आप प्रथम वर्ष का राशि तो 10,000 रुपया हो गया, दर 8% हो गया, समय 1 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर। अब ब्याज बराबर आपका सूत्र, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो ब्याज बराबर ये हुआ, तो आपका मूलधन 10,000 है कि नहीं है, तो 10,000 गुने समय 1 है और दर 8% है, तो 8 बट्टा में आप 100 लगाएंगे, ये 2 से 2 कट गया, बच गया क्या 100 गुने 8, तो कितना हो जाएगा 800 रुपया हो गया। तो ये 800 रुपया जो हुआ ये दूसरे वर्ष का क्या हो गया, ब्याज हो गया। और दूसरे वर्ष का राशि क्या होगा, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहां पर दूसरे वर्ष का राशि बराबर, राशि आपका हो जाएगा 10,000 प्लस 800 बराबर 10,000, कितना हो गया 10,800 रुपया हो जाएगा। तो ये दूसरे वर्ष का राशि हो गया 10,800। अब अगला स्टेप फिर चलेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर, यही फार्मूला लगेगा, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो मूलधन आपका अब ये हो जाएगा 10,800 गुने समय आपका 1 है तो 1 और दर 8% है तो 8 और बट्टा में फिर 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 8 64 हासिल 6 6 और 8, तो ब्याज हो गया 864 हो रहा है ना, 8 8 64
68, हाँ इतना रुपया ब्याज हो गया। तो ये ब्याज हुआ, लेकिन तीसरे वर्ष का राशि क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे वर्ष का राशि बराबर, तीसरे वर्ष का राशि बराबर, तीसरे वर्ष का राशि बराबर हो जाएगा, ये तो दूसरे वर्ष का राशि है, इसमें आप जोड़ देंगे तो ये तीसरे वर्ष का हो जाएगा। 10,800 आप प्लस 864, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, यानी 11,664 रुपया, 11,000 जो है सो 664 रुपया क्या हो जाएगा, ये तीसरे वर्ष का राशि हो जाएगा। अब इसी से तो आपको सवाल बन जाएगा, नहीं बनेगा, यानी ये जो हुआ ये 10,000 रुपया ये A1 हो गया, इसके बाद 10,800 ये A2 हो गया, ये जो है ये A3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये A3 का मान हो गया। तो अब आपको जो है ना से D1 का मान निकालना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सूची 10,000, 10,000, इसके बाद 10,800, 10,800, 11,064, 664, थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, यही है ना सूची, 11,664 हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, D1 का मान, तो D1 बराबर होता है A2 घटे A1, तो A2 का मान आपको क्या हो गया, A2 का मान ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, और यहाँ पर लिख देता है A3, यानी जो पहला पद होगा वह A1 होगा, दूसर का पद A2 होगा, और तीसर का पद A3 हो जाएगा ना। तो अब D1 बराबर होगा D2 माइनस A1, सॉरी A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 10,800, घटे A1 का मान 10,000, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 होगा कि नहीं होगा, यानी D1 का मान 800 हो गया। तो अब आपको निकालना है D2 का मान, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ऊपर से थोड़ा ले लेते हैं, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 का मान कितना हो जाएगा 11,664, 11,664, और A2 का मान हो जाएगा 10,800, 10,800, आप घटा दीजिए, नहीं आता है सीधा घटा सकते हो, तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं, 11,664, 10,800 है, तो 4 6 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 8 ये कट गया, कितना हो गया 864 हो गया। तो यहाँ पे 864, यहाँ पे 800 आ रहा है, यानी सार्व अंतर बराबर नहीं हो रहा है, यानी D1 का मान D2 के बराबर नहीं हो रहा है। तो यह क्या होगा, AP में होगा कि नहीं होगा, आप कमेंट करके बताइए। AP में नहीं होगा, होता है कब, जब मान बराबर होता है यानी समान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए सार्व अंतर, सार्व अंतर असमान है, असमान है या समान नहीं है, इसीलिए यह AP में, इसीलिए यह AP में नहीं है, इसीलिए यह AP में क्या होगा, नहीं है। तो साथियों ये जो है ना सो आपका पूरा सवाल हो गया, यानी पहला नंबर क्वेश्चन में 4 गो क्वेश्चन दिया था, यही क्वेश्चन थोड़ा आपको जो है ना सो दिमाग को नचाएगा। हाँ, इसके बाद जितना सारा क्वेश्चन है ना कुछ नहीं उस क्वेश्चन में, एकदम जो है ना अब जो आप अगला सवाल बनाओगे चुटकी में जो है ना सुरा दोगे। इस चैप्टर में जो अभी जो सॉल्व हुआ है इस क्वेश्चन को जो है ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से जो है ना आप समझ जाएंगे। और AP का जो सवाल होता है ना ऑब्जेक्टिव में बहुत सवाल आता है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो आप हमें हौसला को ये बताइए, आप जो है ना समस्या करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, समस्या का समाधान आपके पास खुद है। समस्या यदि आ रहा है तो समझिए आप अच्छे काम कर रहे हैं,
तो चलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यह क्लास आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास सेशन को जो है ना शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।